हाँ बच्चों, अब बताओ ऑडियो और वीडियो ठीक है। अब बताइए, ऑडियो और वीडियो ठीक है। ऑडियो और वीडियो ठीक है। हम्म। अब अब ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइट कम है, बढ़ा दी यार लाइट, ऐसी क्या बात है। ऑल परफेक्ट। अच्छा, केमिस्ट्री में 180 में से 180 कैसे लाए? देखो, केमिस्ट्री में 180 में से 180 आपको जो पढ़ाता जा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ, जो क्वेश्चन कह रहा हूं वो क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है, जैसे रिवीजन कह रहा हूं वैसे रिवीजन करते जाओ। आपके अपने केमिस्ट्री में 180 में से 180 आ जाएंगे। हम्म। हिमांशु, इनऑर्गेनिक कब चालू होगी? देखो, फिजिकल का सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो जैसे ही ये खत्म हो जाता है वैसे ही इनऑर्गेनिक चालू। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में से कोई एक चीज चालू हो जाएगी, है ना। टेस्ट में जल्दी नहीं सोच पाता हूं। यदि टेस्ट में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब रिवीजन कमजोर है, प्रैक्टिस कमजोर है। आप ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हम्म। हाँ, पहले ऑर्गेनिक चालू होगी फिर इनऑर्गेनिक चालू होगी। हम्म। पहले ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक। हाँ। हम्म। ठीक है। देखो, अभी जल्दी ही आपके पास जो भी स्टार्ट होना है स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सौरभ, बिल्कुल सही है। आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्फिडेंस थोड़ा लेट आता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने पे आता है, ज्यादा रिवीजन करने पे आता है। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है, डाटा चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये भी देखते रहना कि कैसे हुआ है, कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करते रहना। तो जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होंगे कि हाँ यार, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। सर, बुक 21 को ऑर्डर की थी, अभी तक क्या है, लीव कर दिया क्या? अच्छा, बुक 21 को ऑर्डर की थी, अभी तक आई नहीं। तो देखो बेटा, जिसकी बुक अभी 10-12 दिन हो गए फिर भी नहीं आई है, वो वेदांतु डैश स्टोर @vedantu.com पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा दे। 24 घंटे के अंदर आपके पास फोन आ जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं उसको, 1 मिनट, 1 मिनट। बुक से रिलेटेड कुछ भी हो, वेदांतु, देखो मैं लिख देता हूं, वेदांतु डैश स्टोर, इसको वी स्टोर बोलते हैं वो लोग, @vedantu.com। इस पर आप अपनी, इस ईमेल आईडी पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर दें। 24 घंटे के अंदर आपके पास फोन आ जाएगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बुक की वो होगा प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर दिया जाएगा। आपका एड्रेस गलत है, क्यों नहीं पहुंची है, क्या दिक्कत आई है, वो सारी बातें बता दी जाएंगी। या फिर कोई दिक्कत नहीं आई है, बस पहुंची रही है, जो भी कुछ होगा सब बता देंगे। तो आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बुक से रिलेटेड, नीट एडवांस बुक से रिलेटेड, नीट एडवांस बुक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आप इस पर डालें। 24 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल आएगा वेदांतु से। ठीक है, क्लियर? यहां समझ के सारे लोग, और बताएं। हाँ, मेरे रिवीजन का बैकलॉग है, मेरा बैकलॉग है। देखो, बैकलॉग से सभी बच्चों को बचना है, क्योंकि जब
आयनिक इक्विलिब्रियम नीट एडवांस बुक में एक फार्मूला है कि KSP इक्वल टू 4S क्यूब। कैसे गुरुजी? इस्लाम सरकार, वो क्वेश्चन बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम के कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इस्लाम सरकार बुक में आयनिक इक्विलिब्रियम के कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, जरा बताना। हाँ बताना क्या है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? चलो बाद में लेता हूं, है ना। सर IUPAC नहीं पढ़ा तो क्या GOC देख सकता हूं? प्रिंस मलिक, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। IUPAC नहीं भी पढ़ा है तो भी GOC देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मगर IUPAC चाहो तो हैकर सीरीज में पढ़ा रखा है, कर लो। हैकर सीरीज में पढ़ा रखा है, कर लो। और नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन टेलीग्राम पर सुधांशु सर मैसेज किए थे कि कुछ इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है वो। चलो आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, है ना, क्लासों को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो बच्चों, आज लास्ट लेक्चर का पहले हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया है उसका टेस्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बताओ भाई, आंसर दो। आयनिक इक्विलिब्रियम का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या गलत है? बुक का बता रहे हो क्या हिमांशु? बुक का 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहे हो क्या? बुक का अभी मैं बता दूंगा, पहले आप टेस्ट दे लो, फिर 3rd नंबर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूंगा। कॉन्जुगेट एसिड, और फिर इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस। ये आंसर आ रहा है 3rd का। आंसर बताएं सारे लोग। सेलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट विच है मैक्सिमम कंडक्टेंस। अब देखो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? सब के सब सॉल्ट है। यदि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस की। अब आयंस किस में ज्यादा है, जरा चेक करके बताओ, आयंस किस में ज्यादा है? तो देखो 1 और 2 3, 1 1 2, 1 2 3, 1 और 3 4। आयन सबसे ज्यादा डी में है, तो कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का होगा। कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज मोर कंडक्टेंस देन सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। बताओ ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस सेकंड इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा है? आप लोग निकालो, जरा मैं पानी की बोतल लेके आता हूं।
अब बताओ ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस सेकंड इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा है? देखो नंबर सेम है, ठीक है, अब Cl सेम है, तो K का कंडक्टेंस N से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, तो फर्स्ट का कंडक्टेंस सेकंड से ज्यादा है। नंबर सेम है, Na का कंडक्टेंस कम होगा, Rb का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। यहां नंबर अलग अलग है, यहां नंबर ज्यादा है, ये 0.1 मोल है, ये 1 मोल है, तो नंबर ऑफ आयन यहां ज्यादा है, तो कंडक्टेंस यहां ज्यादा होगा। इसमें नन ऑफ दीज है, तो आंसर क्या है? ए। अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 में से 2 सही हैं? सब लोग अपना अपना आंसर दें। 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, वेरी गुड वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, यस वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ये पढ़ा रहा था, मैंने ये पढ़ा भी दिया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी मैंने पढ़ा भी दिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है, ये ध्यान है आपको, इसके बारे में बता दिया। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि इसकी यूनिट जो होती है वो साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यहां तक भी हो गई थी, डिफिनीशन भी हो गई थी। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, अब फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। क्या दिया है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, मतलब कापा दिया है। The resistance of the cell containing the solution at same temperature was found to be, आपको रेजिस्टेंस दिया है R, R दिया है तो C दिया है, क्यों? ये होता है। द सेल कांस्टेंट विल बी, तो सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेल कांस्टेंट क्या होगा? तो देखो कापा इक्वल टू होता है C इंटू एल अपॉन ए। कापा, अब C की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। हमें एल अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, क्यों? एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट है, तो एल अपॉन ए इक्वल टू हो गया कापा इंटू आर। कापा की वैल्यू कितनी है? 0.12 और आर की वैल्यू कितनी है? 55। तो देखो 12 पंचे 60, 6, 12 पंचे 60 और 66। अब पॉइंट लगा लो, तो ये आंसर आ रहा है ना? पॉइंट कितने? 3 अंक बाद है, सॉरी यहां पे गलत लगा है, ये ऐसे है, ऐसे, तो ये 0.66 आ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स। बी आंसर आ रहा है यस, बी आंसर आ रहा है। भाई उसने कापा दे रखा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, C इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है, लगा दिया। अच्छा जैसे C इक्वल टू 1 अपॉन आर होता है, वैसे ही कापा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। रो क्या है? रजिस्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है, ध्यान रखना। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है। इसका एक फार्मूला ये भी है, इसका एक फार्मूला ये भी है कि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है ना? अच्छा अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। अब देखो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इसको जरा समझो।
देखो ये हमारा कंटेनर है और इसमें ये रॉड लगी हुई है, एक हमारी निगेटिव रॉड है, एक हमारी पॉजिटिव रॉड है, और आपने इसमें क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। ऐसे आपने बच्चों इसमें क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। ऐसे 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 इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। अब गौर समझिए, गौर समझिएगा, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, हाँ इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अभी तक बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में मैंने क्या बताया, कंडक्टेंस में मैंने बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टेंस। पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टेंस है। पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टिविटी है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं, तो गौर सुनो, यदि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया जाए, यदि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया जाए, कितना, 1 मोलर, तो उसी कंडक्टेंस का नाम हो जाता है मोलर कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है तो जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है मेजर हो रहा है वो कंडक्टेंस। मगर यदि उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दोगे तो उसी कंडक्टेंस को नाम दे दिया जाएगा मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, वो भी वही करता है, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। तो जब कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दोगे तो वही कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बोला जाने लगेगा। तो ये क्या है, वही मेजर करेगा, ठीक है, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया है, कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो देखो किसी भी कंसंट्रेशन में जो कंडक्टेंस है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस है उसको उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। और 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ये देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ये देखिए अब इसका फार्मूला बच्चों होता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एम। लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एम। ये क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो इसका फार्मूला ये है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन मोलरिटी। अब यदि आप यूनिट निकालो तो यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो जब आप यूनिट निकालोगे तो कापा की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल लीटर की यूनिट क्या बना दी, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखिए कैसे, ये ऊपर गया तो 10 की पावर सेंटीमीटर की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर +3, तो ये आ जाएगा +2, और ये ऊपर गया तो इनवर्स हो जाएगा। तो लैम्डा एम की यूनिट हो गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, समझ पा रहे हो, तीनों में डिफरेंस क्या है,
पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाता है, या पर सेंटीमीटर क्यूब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टिविटी कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दिया जाए तो उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कह दिया जाता है, उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कह दिया जाता है, जिसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन m, लैम्डा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन m। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखो क्या है, गौर समझो। यदि हम कंटेनर का वॉल्यूम, देखो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यदि हम कंटेनर का वॉल्यूम कितना फिक्स कर दें, एक नॉर्मल फिक्स कर दें, तो उसी कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहने लगेंगे। उसी कंडक्टेंस को क्या कहने लगोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहने लगोगे। देखो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ऐसे। अब मैं इसका कंसंट्रेशन यदि एक नॉर्मल कर दूं, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी, यदि मैं इसका कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कर दूं तो फिर हम लोग इसका नाम रख देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है, पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलोगे यदि कंसंट्रेशन एक नॉर्मल है। पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसी को मोलर कंडक्टेंस बोलोगे यदि पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक मोलर है। और यदि कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है तो पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसको सिर्फ कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस एक जनरल टर्म है, जब उसमें कंडक्टेंस में कंडीशन लगाते जाते हो तो उसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर होते जाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी बोला, है ना। 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जितना कंडक्टेंस है उसको मोलर कंडक्टेंस बोला। एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितना कंडक्टेंस है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला, उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या है, ये है। ये क्या करता है, ये मेजर करता है, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन वन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा ई से। ये देखो इसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन n, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो अब यूनिट की बात आई कि यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कापा की यूनिट होती है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की कोई यूनिट नहीं होती। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल की जगह क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या रख दी, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर इसी को लिख सकते हो साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देखो मोल की जगह तुमने क्या लिख दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया है। मोल की जगह तुमने क्या लिख दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्यों, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में इतना ही डिफरेंस होता है। जब सॉल्यूट के मोल लिखते हो, 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल है तो मोलरिटी, 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी। और दोनों ही नंबर है मगर अलग अलग कैटेगरी के नंबर है। वाइज चेक करिए। अच्छा
इको आ रहा है। अब चेक करना, अब चेक करना क्या इको आ रहा है। अब क्लियर है ना। वो चलो थोड़ा सा पेज ढीला हो जाता है, और जब ढीला हो जाता है तो इको आने लगता है या कोई दिक्कत आने लगती है। तो देखो बच्चों, ये चार चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अब चार तरह के कंडक्टेंस आपने पढ़े। अब चार तरह के कंडक्टेंस क्या क्या है जरा समझो। देखो, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। अब यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाता है। यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल हो तो उसी कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दिया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, सबके फार्मूले हैं और सबके यूनिट है। अब जरा देखो इन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन करो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब मोलरिटी दी है। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी इतना। अब देखो ये आपको कंडक्टिविटी दी है, क्यों? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो भाई मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m। कापा की वैल्यू डायरेक्ट दी है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है। अब मोलरिटी की वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो ये आ गया ऐसे। 0.5 का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई। ये देखो, अरे यार 0.5 को 1/2 लिख सकते हो ना, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1 5 दूनी 10, 1 11। तो ये 1.152 आ रहा है, 1.15 नहीं आ रहा, 11 पॉइंट आ रहा है। एक मिनट जरा देखना। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, मैंने 3 अंक बाद लगा दिया है। 2 अंक बाद लगाना है। तो 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। अब ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सन मुझे याद नहीं है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा देखो बच्चों, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, गौर से देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो बताओ। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कितना है? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू है कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कितना है? कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई n नॉर्मलिटी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल टू, ये कट गए, n ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। अच्छा, n को क्या लिख सकते हो? n फैक्टर इंटू m, याद है रिडॉक्स में पढ़ाया है, रिडॉक्स में पढ़ाया है, रिडॉक्स में पढ़ाया है। तो m से m कट गया, तो इस रिलेशन क्या आ गया जरा चेक करो सब लोग, रिलेशन क्या आ गया बच्चों, चेक करिए। तो आ गया लैम्डा, सॉरी
क्या आ गया? लैम्डा m इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा ई। चेक करो, लैम्डा m इक्वल टू, ये देखो n फैक्टर ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना? तो लैम्डा m इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा ई। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ, वेरी गुड बच्चों, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका मतलब एक टाइप के कंडक्टेंस से दूसरे टाइप के कंडक्टेंस में जाना हमें आ गया। अब यहां पर किस तरह के n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी? तो जरा देखो, n फैक्टर ऑफ आयंस। क्यों? क्योंकि आप कंडक्टेंस पढ़ रहे हो, तो कंडक्टेंस, चार्ज को कंडक्ट कौन कराता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? आयन ले जाते हैं। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जा रहा है? आयन। तो यहां पे आयन के एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूल के एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयन का एन फैक्टर क्या होता है? पीछे पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ा दे रहा हूं। आयन का एन फैक्टर होता है चार्ज ऑफ आयन। आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ आयन, बस चार्ज ऑफ आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, यदि कहीं Zn+2 है तो n फैक्टर कितना होगा? 2। क्यों? चार्ज कितना है? 2। एल्युमिनियम+3 है तो n फैक्टर कितना होगा? 3, क्योंकि चार्ज क्या है? 3। सल्फेट आयन है तो चार्ज कितना है? 2, तो n फैक्टर कितना होगा? 2। ठीक है, देखते जाओ। जर्कोनियम आयन है, चार्ज कितना है? 4, तो n फैक्टर कितना होगा? 4। OH आयन है, चार्ज कितना है? 1, n फैक्टर कितना होगा? 1। Cl आयन है, चार्ज कितना है? 1, n फैक्टर कितना होगा? 1, है ना? Fe आयन है, चार्ज कितना है? 3, n फैक्टर कितना होगा? 3। बात समझ गए? किसी आयन का एन फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज होता है, बस सिंपल। तो अब हम एक टाइप के कंडक्टेंस को दूसरे टाइप के कंडक्टेंस में चेंज कर सकते हैं एन फैक्टर की मदद से, एन फैक्टर की मदद से। अब देखो, आयन का कंडक्टेंस है, आप लोग अच्छे सुनते जाइएगा, मैं अभी आपको इसको पढ़ाता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, गौर से देखिएगा। देखो, देखिए, लैम्डा m यदि आयन का कंडक्टेंस है तो आपको एन फैक्टर भी आयन का रखना होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आयन का रखना होगा। अब गौर समझो, जिसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे, उसी का मोलर कंडक्टेंस आएगा। यदि मान लो आपने एन फैक्टर रखा किसका? सॉल्ट का, आपने एन फैक्टर सॉल्ट का रखा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सॉल्ट का रखना पड़ेगा। आपने सॉल्ट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखा तो सॉल्ट का एन फैक्टर रखना पड़ेगा और सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस आएगा। आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखोगे तो आयन का एन फैक्टर रखना पड़ेगा, आयन का मोलर कंडक्टेंस आएगा। मतलब जिसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखोगे उसी का एन फैक्टर रखोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फेरिक आयन इज 2 into 10 की पावर -3 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस। ए 2 into 10 की पावर -3 into 3। बी 2 into 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3। सी ओनली 2 into 10 की पावर -3। तो अब देखो, आपको क्या पूछ रहा है, सॉरी इसको पूरा कर देता हूं, पूछ क्या रहा है ये तो बता दूं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ फेरस आयन इज,
आपको किसका कंडक्टेंस पूछ रहा है? मोलर कंडक्टेंस किसका पूछ रहा है? फेरिक आयन का। तो जब फेरिक आयन का मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है तो आपको फेरिक आयन का एन फैक्टर रखना होगा और फेरिक आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखना होगा। फेरिक आयन का एन फैक्टर क्या है? उसके ऊपर का चार्ज, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फेरिक आयन का कितना दिया है? इतना। तो आंसर क्या हो गया? ए। आंसर क्या हुआ? ए। सब लोग बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ, अब यदि यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, देखो यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल प्राइस इज 2 × 10⁻³ साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ फेरिक सल्फेट। आप बताओ, तो अब आप कैसे करोगे? आपसे किसका कंडक्टेंस पूछ रहा है? सब लोग बताइए, आपसे वो किसका कंडक्टेंस पूछ रहा है? सॉल्ट का कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो जब वो सॉल्ट का कंडक्टेंस पूछ रहा है तो सॉल्ट का एन फैक्टर लगेगा। अब देखो, उसने सॉल्ट का पूछा है तो हम क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ फेरिक सल्फेट इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ फेरिक सल्फेट into equivalent conductance of ferric sulfate। एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। सल्फेट कितने हैं? 3। एक सल्फेट पे कितना होता है? -2। 3 सल्फेट पे कितना होगा? 6। तो एन फैक्टर 6। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया है? 2 × 10⁻3। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस। तो ये ध्यान रखना, जिसका कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस पूछेगा उसी का एन फैक्टर, उसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आयन का पूछ रहा है तो आयन का, सॉल्ट का पूछ रहा है तो सॉल्ट का। क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस। अब आपको एक और बात बताता हूं, नोट डाल के लिखिएगा सब लोग। ग्रोथस इफेक्ट, ग्रोथस इफेक्ट। ग्रोथस इफेक्ट क्या होता है जरा देखिए। ग्रोथस इफेक्ट क्या होता है? ग्रोथस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कंडक्टेंस ऑफ एच आयन and OH ion is greater than any other cation and anion। इनका कहना है कि एच आयन का जो कंडक्टेंस है वो किसी भी कैटायन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। इसी तरह से OH आयन का जो कंडक्टेंस है वो किसी भी एनायन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। यदि कहीं कंपेयर करने को आ जाए, ऑलवेज, यदि कहीं कंपेयर करने को आ जाए तो पूछा गया वाई, रीजन। ऐसा क्यों है कि किसी भी कैटायन का कंडक्टेंस
किसी H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा, और OH आयन का कंडक्टेंस किसी भी निगेटिव आयन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। मान लो कोई कहता है HCl और NaCl में कंपेयर करो, कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, HCl का कि NaCl का? तो क्यों, Cl सेम हो गए, इसका मतलब H और Na में कंपेयर हो रहा है, तो H और Na में कंपेयर हो रहा है तो HCl का ज्यादा होगा। क्यों? कोई बच्चा साइज वाला रूल भी लगा सकता है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और साइज वाला रूल लगाया तो फिर फंस जाएगा, सोडियम का ज्यादा होना चाहिए, है ना, सोडियम का ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए जरा ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे। NaOH और HCl में किसका ज्यादा होगा? तो Na कांस्टेंट होगा, अब Cl आयन OH आयन में तो OH आयन का किसका ज्यादा होगा, OH आयन का। अब बात आती है वाई, रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है, ये जो H आयन है और जो OH आयन है ये स्पेसिफिक टाइप से माइग्रेट करते हैं। जैसे देखो वो प्लेट पॉजिटिव, जैसे कैमरा जो है पॉजिटिव प्लेट है, मैं निगेटिव आयन हूं, तो मैं कैसे कंडक्टेंस बनाऊंगा, ऐसे चल के, मैं खुद चल के जाऊंगा। क्यों? वो प्लेट निगेटिव है, वो प्लेट कैसी है, निगेटिव, मैं पॉजिटिव कैटायन हूं तो मैं आयन हूं, मैं खुद चलूंगा ऐसे, है ना। तो प्लस चार्ज माइनस प्लेट की ओर, माइनस चार्ज प्लस प्लेट की ओर खुद माइग्रेट करता है, मगर H आयन और OH आयन के केस में ऐसा नहीं होता है। देखना जरा वो कैसे माइग्रेट करते हैं, वो कैसे माइग्रेट करते हैं। देखो ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है, मैं आपके लिए पानी बनाता जा रहा हूं, मतलब वाटर। ये वाटर में कैसे माइग्रेट करते हैं ये आपको सिखाता हूं कि ये वाटर में माइग्रेट कैसे करते हैं। देखो ये पानी है और ये H आयन है, ग्रीन कलर वाला H आयन है। अब देखना ये H आयन वहां कैसे पहुंचेगा, ये H आयन जो है वहां कैसे पहुंचेगा, देखो आपको दिखाता हूं कि ये H आयन वहां पहुंचता कैसे है। देखो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज पाई जाती है, तो ये H आयन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा ऐसे, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, डॉटेड हो गया, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो अपने आप कैटायन यहां आ गया। क्यों? ये जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बना प्लस चार्ज खत्म हो गया, और जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना प्लस चार्ज आ गया। मतलब ये कुछ ऐसे होता है, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे ये था, है ना, और ये लोन पेयर, ये देखो, और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे, H बॉन्ड। अब देखो ये लोन पेयर यहां पे आ गए, तो ये रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये जो रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये प्लस चार्ज आ गया, ये इधर गए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये प्लस चार्ज हो गया। अब देखो कैटायन यहां से यहां अपने आप पहुंच गया, अभी प्लस चार्ज यहां था, अब यहां आ गया, फिर इसी तरह से यहां होता है। अब ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। अब देखो ये वाला प्लस अब डायरेक्ट यहां पहुंच गया, इनके प्लस खत्म हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड बना लिया, अब ये यहां पहुंच गया, देखो अब ये फिर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाला फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्लस चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्लस चार्ज वाटर में इस तरह से माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से इसका माइग्रेशन दूसरे आयन के रिस्पेक्ट में बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका माइग्रेशन दूसरे आयन के रिस्पेक्ट में बहुत फास्ट होता है। और ये बात साइंटिस्ट ग्रोथस ने देखी थी, ये बात साइंटिस्ट ग्रोथस ने देखी थी, इसी वजह से नाम दे दिया गया ग्रोथस इफेक्ट, ड्यू टू रिगार्ड।
ड्यू टू रिगार्ड, साइंटिस्ट को रिगार्ड देने के लिए उनके नाम पे नाम रख दिया गया ग्रोथस इफेक्ट। तो ग्रोथस इफेक्ट ध्यान रखिएगा कि एच आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा, OH आयन का कंडक्टेंस किसी भी एनायन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन इस तरह से होता है। तो माइग्रेशन किस तरह से होता है? ड्यू टू स्पेसिफिक माइग्रेशन ऑफ H आयन एंड OH आयन इन वाटर। और ये स्पेसिफिक माइग्रेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस तरह का माइग्रेशन दे पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यदि कहीं कंपेयर H आयन से हो रहा है किसी भी कैटायन का, तो H आयन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। यदि कहीं कंपेयर OH आयन से हो रहा है किसी भी एनायन का, तो OH आयन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन का जवाब दें, आप लोग जवाब दें। देखो, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ए HCl CHCl, ठीक है। अब देखो, HCl NaCl LiCl, B RbCl HCl NaCl, D HCl H2SO4। ऐसे कर दो, हो NaCl HCl LiCl। बताओ कौन सा सही है? सब लोग आंसर दीजिए, कौन सा सही है? सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। HCl, बताइए, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तो देखो, ये H आयन है, H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा। एनायन तो कांस्टेंट है, तो H आयन ही तो वेरिएबल है भाई, कैटायन ही तो वेरिएबल है। तो H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा, तो ये सब गलत हो गए। H आयन सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में साइज वाला रूल लग जाएगा, इन दोनों में साइज का रूल लग जाएगा। तो H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। H आयन का कंडक्टेंस किसी भी कैटायन से ज्यादा होगा। जब भी कहीं पे आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। अब देखो जरा बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। तो पानी मिलाने से क्या होगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। सॉल्वेंट का मतलब वाटर ओनली, मतलब आप सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो, है ना। पानी मिलाओगे तो जब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। क्यों? सॉल्यूट तो मिला ही नहीं रहे हो। तो जब आप सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो तो मोल तो चेंज नहीं होंगे।
भाई आप सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो तो मोल तो चेंज नहीं होंगे। तो पानी मिलाते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। ये दोनों एक बात है। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। ठीक है, इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। डाइल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब जरा बताओ, मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला ये है कापा इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला ये है कापा इंटू 10⁻³ तो जब डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज, है कि नहीं? डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है? पानी मिलाना। पानी मिला रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज। क्या ये बात ठीक है? सबको समझ में आ रही है? इसका मतलब डाइल्यूशन करने से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्या कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा? तो जरा देखो, अल्फा इक्वल टू होता है, गौर से देखो, KA/C, ध्यान है? अल्फा इक्वल टू होता है KA/C। तो जब डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आयन के नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आयन के नंबर बढ़ रहे हैं, और आयन के नंबर बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है। आयन के नंबर बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है? तो जरा गौर से सारे बच्चे सुने, देखो, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases on dilution या decreasing in concentration, कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे या डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन बोलो या डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन बोलो, या डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन बोलो। हाँ बेटा अर्जुन, जो बात तुम कह रहे हो वो भी लिखेंगे, मगर सही समय आने पर, सही समय आने पर वो भी लिखेंगे, परेशान ना हो। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन करना बोलो या डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन करना बोलो, बात एक ही है ना? अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई, आपने यहां पे कंडक्टिविटी का नाम नहीं लिया, तो गौर से समझो। कंडक्टिविटी decreases on dilution या डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। अब यार कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर रही है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर या डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर रही है? तो अब गौर से सुनो, कंडक्टिविटी की डिफिनीशन बताओ सब लोग बताओ क्या होती है? कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, कंडक्टेंस
पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना। अब जरा देखो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये कंटेनर है आपका, ये आपका कंटेनर है, देखो ठीक है, ये आपका कंटेनर है, ये आपकी रॉड पड़ी हुई है, ये आपकी रॉड पड़ी हुई है। अच्छा, पहले सॉल्यूशन यहां तक था, मैंने सॉल्यूशन ये भर रखा है, ये देखो सॉल्यूशन है। अब मेरे पास 2 NaCl मॉलिक्यूल है, मेरे पास 2 NaCl मॉलिक्यूल है, तो भाई एक Na ये आ गया, एक Cl ये, एक Na ये, एक Cl ये, ऐसे थे। इसको छोटा कर दे क्या, थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऐसे थे, इसको उठा के छोटा कर दे। अच्छा ये उधर भाग रहा है क्या, समेट नहीं रहा है, समेटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। ये लो, आ जाओ, ये लो कंटेनर छोटा कर दिया, इनको भी उठा के छोटा कर देते हैं, कंटेनर छोटा कर दिया। 1 मिनट समझिएगा, इनको भी यहां लगा देते हैं, इनको भी यहां लगा देते हैं। अब देखो बच्चों, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल थे, ऐसे अरेंज है, अब मैंने डाइल्यूशन कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। अब डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, पानी मिलाना। अब पानी यहां तक भर गया, क्यों, आपने पानी बढ़ा दिया ना। अब आयन कहां होते हैं, पानी में होते हैं, तो अब देखो ये सोडियम आयन है, अब ये Cl आयन है, ये सोडियम आयन है, ये Cl आयन है, क्यों, पानी मिला दिया तो ऊपर तक चला गया। तो गौर से देखो, पर सेंटीमीटर क्यूब, मान लो ये इलाका पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब अभी कितने आयन थे, 2 आयन थे। अब वही पर सेंटीमीटर क्यूब देखो कितने आयन है, वही एरिया में यहां ले आया, वही एरिया में यहां ले आया, तो अब पर सेंटीमीटर क्यूब आयन कितने हो गए, 1 हो गया। टोटल आयन देखो, डाइल्यूशन करोगे तो टोटल आयन बढ़ेंगे, क्यों, अल्फा है, टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा, डाइल्यूशन करोगे तो टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा, मगर कंडक्टिविटी टोटल कंडक्टेंस थोड़ी होता है, कंडक्टिविटी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस के कहते हैं। तो पानी मिलाने से 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, क्यों, अल्फा बढ़ रहा है भाई, ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम पानी मिला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो पानी मिलाने की वजह से टोटल आयन बढ़ते हैं, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, और पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी टोटल सॉल्यूशन की थोड़ी होती है, कंडक्टिविटी तो पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर होती है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ध्यान रखिएगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या यह बात समझ में आई सबको, रीजन क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं, डिक्रीजेस पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे,
टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे क्योंकि पानी मिलाया गया है। और ये तीनों के तीनों टोटल कंडक्टेंस होते हैं, ये पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टेंस, यदि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसको मोलर कंडक्टेंस बोल देंगे, यदि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है तो उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल देंगे। तो ये पूरे सोल्यूशन का कंडक्टेंस है। अब पानी मिलाओगे तो पूरे सोल्यूशन में आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। मगर कंडक्टिविटी पूरे सोल्यूशन का कंडक्टेंस नहीं है, वो पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडक्टेंस है। और पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम हो गए, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो गई है। बात समझ पाए हो सब लोग? क्या ये बात समझ पाए हो? ना पाए हो तो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल दूं, ना पाए हो तो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल दूं। मुन्ना समझ गए हो ना? यस, समझ गए समझ गए समझ गए, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस पर क्वेश्चन बड़े खतरनाक खतरनाक टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखो, इस पर क्वेश्चन बड़े खतरनाक टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये करो इसको, हाँ सीएसडी भी देंगे यार। 0.3 एस्टिक एसिड डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन करने से क्या होगा? नंबर बढ़ेंगे। ये देखो 0.3 एस्टिक एसिड डाइल्यूटेड 10 टाइम, द सेलेक्ट करेक्ट कंडक्टेंस इंक्रीज, यस, कंडक्टेंस डिक्रीज, नो, नो इफेक्ट, नो, ऑल करेक्ट, नो। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, क्यों? नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, क्यों? अल्फा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, अल्फा बढ़ रहा है। तो अल्फा बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैं हमेशा कराता रहा हूं नीट में, मगर ये नीट में नहीं आया है, ये जेई में क्वेश्चन आया है। मगर पहले क्या है, जब मैं नीट में कराता था तो ये हटा देता था कि जेई का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि बच्चे रोने धोने लगते थे। मगर मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर इजी आया है कि टफ आया है, मैं हमेशा से 360 प्रिपरेशन कराता आया हूं, क्योंकि पेपर इजी और टफ हमको बता के थोड़ी आएगा। जैसे इस बार लोग क्या कर रहे हैं, बहुत टफ टफ पढ़ा रहे हैं, इस बार लोग क्या कर रहे हैं, बहुत टफ टफ पढ़ा रहे हैं, अगली बार पेपर इजी आ गया तो भाई तुम्हें हमेशा ऐसा पढ़ाना है कि चाहे पेपर इजी आए, चाहे पेपर टफ आए, चाहे पेपर मॉडरेट आए, आपका बच्चा कर पाए। पिछले साल के एग्जाम को देख के यदि पढ़ाओगे तो कभी भी जिंदगी में तुम पेपर को मैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर एक जैसा हमेशा आता ही नहीं है। हर साल उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें, कुछ ना कुछ बनावट, कुछ ना कुछ टफ, कुछ ना कुछ इजी आता है। वो टीचर को ध्यान रखना है कि हमेशा वो 360 प्रिपरेशन कराए कि पेपर चाहे जैसा है फंस जाए, आप चेक करो। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराता था, अब भी कराता हूं, आज मैं बस बता दे रहा हूं, क्यों? मैं पहले भी 360 प्रिपरेशन कराता था, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि पेपर कैसा आ सकता है। और क्यों पता है? क्योंकि भैया आईआईटी भी पढ़ाया, नीट भी पढ़ाया, और पेपर का ट्रेंड ऐसा है, हर साल पेपर अलग तरीके का होता है, दूसरे साल से अलग होता है, अलग होता है। पिछले साल के पेपर को देखते हुए इस साल यदि पढ़ा रहे हो तो फिर फंसोगे। देखना तुम इस बार फिर रोना धोना होगा, फिर रोना धोना होगा, और पेपर बहुत इजी आ गया, इतना टफ टफ पढ़ाने की क्या जरूरत थी? अरे पेपर बहुत लेंदी आया, हम तो टफ टफ पढ़ाने में लगे हुए थे। अरे पेपर में मैचिंग द कॉलम बहुत ज्यादा है, अब अगले बार मैचिंग द कॉलम में घुस गए लोग। अरे तुम हर साल बैलेंस पढ़ाओ ना, हर साल टफ को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाओ, इजी को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाओ। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है। वो तो बेचारा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्रिपरेशन करने आ रहा है। तो जब तुम 10 साल एक्सपीरियंस को हो गया, 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हो तो बच्चा कैसे समझ पाएगा? चलो अच्छा करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, आंसर दो। कंसीडर द स्टेटमेंट 1 and 2
कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब डायल्यूशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब डायल्यूशन करने पर। मोलर कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ट्रू, ये ट्रू है। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट। S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट, है कि नहीं बच्चों? यस। S1 नहीं समझ में आया? अरे मुन्ना, अभी अभी लिखाया है कि कंडक्टिविटी और डायल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायल्यूशन बढ़ाओगे ये तीनों चीजें बढ़ेंगे, डायल्यूशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और डायल्यूशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डायल्यूशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डायल्यूशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये देखिए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब जरा देखो बच्चों, आपने कहा डायल्यूशन करने से ये चीजें होती हैं। अब स्पेसिफिक डायल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, डायल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, अब हम इसकी बातें कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डायल्यूशन करोगे तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पहले से ही 100% आयोनाइज होते हैं, अप्रॉक्स 100% आयोनाइज। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पहले से ही लगभग 100% आयोनाइज होते हैं। तो डायल्यूशन करने से उनका कंडक्टेंस बढ़ता कैसे है और कितना बढ़ता है? क्यों? क्योंकि वो पहले से ही 100% आयोनाइज है। तो गौर से देखो, देखो डायल्यूशन करने से क्या होता है। देखो ये एक कंटेनर है, देखिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें रॉड लगी हुई है, एनोड और कैथोड लगे हुए हैं भाई, ये अपना रॉड लगी हुई है, ये देखो एक प्लस एक माइनस। अब गौर समझो, पहले ये था ऐसे, तो भाई ये कैटायन, कलर चेंज करता हूं, है ना, कलर चेंज कर देता हूं। देखो ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ऐसे थे, और ये दौड़ लगाते थे, ये दौड़ लगाते थे। अब देखो इसी चीज को, कॉपी कहो ना हो यार, फिर से बनाना पड़ेगा। अब आपने क्या किया? डायल्यूशन कर दिया। जब आपने डायल्यूशन कर दिया तो देखो क्या हो गया, जब आपने डायल्यूशन कर दिया तो देखो क्या हो गया, डायल्यूशन कर दिया तो पानी बढ़ गया, ऐसे, देखो पानी बढ़ गया ऐसे। तो अब आयनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, ये देखो ऐसे, अब ऐसे भाग रहे होंगे। तो आयनों के बीच की डिस्टेंस पहले कितनी थी, अब कितनी है? पहले देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आयन पहले थे, 6 आयन अब है। पहले आयनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, ये L1। अब आयनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, L2। तो जब आपने डायल्यूशन किया तो क्या क्या हुआ, जरा देखो डायल्यूशन करने पे होता क्या क्या है। पहला, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ जाती है, डिस्टेंस
बिटवीन आयंस इंक्रीज हो जाती है। ये बात सही है या नहीं? डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज हो जाती है, ये बात सही है या नहीं? ये अभिषेक लूशर, बेटा तुम इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो, इतनी देर में तो पढ़ाई कर लोगे और फिर कह रहे हो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम इतने बड़े बड़े मैसेज कर क्यों रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो अभी बंद करेंगे। आसिफ, ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, यदि डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज होगा तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बताओ। अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? जब आप दो आयनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो लगने वाला फोर्स डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है, अपोजिट चार्ज के बीच में। अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है? तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करो या वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करो तो डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन आयन बढ़ने से क्या हुआ? फोर्स, आयनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, और जब आयनों के बीच में फोर्स कम होगा तो माइग्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्लस वाला माइनस की ओर भगेगा और माइनस वाला प्लस की ओर भगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की स्पीड कम हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की स्पीड कम हो जाएगी, फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं? बताओ क्यों? क्योंकि भाई जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो वो अपोजिट क्यों जाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, प्लस को तुम इधर ले जा रहे हो, माइनस को इधर ले जा रहे हो, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो प्लस वाला इधर बहुत धीमे से भगेगा, माइनस वाला इधर बहुत धीमे से भगेगा। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है? आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट ये होता है डाइल्यूशन करने से। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है। ये देखो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और अल्फा इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 98% डिसोसिएटेड है, तो अब वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट 90% डिसोसिएटेड है, तो वो अब 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयन ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं ज्यादा बढ़ते हैं? क्योंकि पहले से ही वो 100% के आसपास डिसोसिएटेड है, तो 1-2% ही तो डिसोसिएशन बढ़ा पाओगे भाई। मान लो 98% डिसोसिएटेड है तो 2% बढ़ा पाओगे, 100 कर लोगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा डाइल्यूशन से, मगर बहुत ज्यादा नहीं। क्यों बहुत ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयन लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि पहले से ही 100% आयोनाइज है। तो ये बात तो कंफर्म है कि देखो, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases on dilution due to
2 फैक्टर, 2 फैक्टर की वजह से। पहला फैक्टर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। आयनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, जिससे आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। मगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पहले से ये 100% डिसोसिएटेड है, पहले से ये 100% डिसोसिएटेड है। इस वजह से नंबर ऑफ आयन ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, मगर कंडक्टेंस बढ़ता जरूर है ना, बढ़ता जरूर है। अब किसी ने पूछा क्या आप किसी फार्मूले से निकाल सकते हो कितना बढ़ता है? किसी ने कहा कि आपने ये बात बता दी कि ठीक है, हम डाइल्यूशन करेंगे तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाता है, और 2-3% आयन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो किसी ने कहा कितना बढ़ेगा, क्या निकाल सकते हो? कितना बढ़ेगा, क्या निकाल सकते हो? तो ये हुआ यस, कितना बढ़ेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन आई ऑन सैगर हक्कल, एक और साइंटिस्ट थे ऑन सैगर हक्कल, इनगोर्ड, शायद इनगोर्ड नाम था, गोल्ड। ये 3 साइंटिस्टों ने मिलके एक इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन जो है वो बताती है कि डाइल्यूशन करने से कितना कंडक्टेंस बढ़ेगा। देखो, ये देखिए लैम्डा एम, ये देखो, पहले मैं आपको लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ करोगे, ये तो गड़बड़ लिखी हुई है। एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूं, आपको मैं पहले पढ़ा देता हूं। ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या है, कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या है? लैम्डा एम वी का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन। फाइनाइट कंसंट्रेशन, फाइनाइट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? नॉन कंसंट्रेशन, अभी उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाया गया है, फाइनाइट कंसंट्रेशन। अब जरा देखो, ये देखो, अब लैम्डा एम इन्फिनाइट का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस, उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आपने पानी क्या है, बहुत मिला दिया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने पानी बहुत मिला दिया है तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि आपने पानी इन्फिनाइट कर दिया है। तो जब आप पानी इन्फिनाइट करोगे, ये देखो, वॉल्यूम को क्या करोगे, इन्फिनाइट की ओर ले जाओगे, तो कंसंट्रेशन 0 की ओर जाएगा। क्योंकि सी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। सी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, टेंड्स टू 0 हो सकता है। भाई किसी का कंसंट्रेशन होगा, किसी का कंसंट्रेशन नहीं होगा, बस यही तो हो सकता है। तो जब वॉल्यूम को इन्फिनाइट कर दोगे तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 की ओर चला जाएगा। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब उसी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस जब उसमें बहुत पानी भर दो। फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूं, देखो ये 1 लीटर है, इसमें हमने ध्यान दीजिए, इसमें हमने 100 मॉलिक्यूल डाल रखे हैं NaCl के, इसमें हमने 100 मॉलिक्यूल डाल रखे हैं NaCl के। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, एक नॉन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस है। अब इसी पानी को जाके इस पूरे कमरे में सपोज करो पानी भरा है, अब इस बोतल में 500 ml पानी है, अब इस पूरे कमरे में मेरे हिसाब से 10-12 हजार लीटर पानी तो आ ही जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा। जो आपके घरों में टंकी लगी होती है वो 500 लीटर से लेके 1000 लीटर तक होती है, और ऐसी 10-12 टंकी जिसमें आ जाएंगी।
मतलब ये 50,000 लीटर तक का टैंक बनेगा। आधा लीटर है, अब 50,000 लीटर है, अब उसमें जाके मैंने ये डाल दिया, तो अब क्या हुआ, इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया। 100 मॉलिक्यूल 50,000 या 1,00,000 लीटर पानी में पड़े हैं, जो अभी 500 ml पानी में पड़े थे, वो अब 50,000 या 1,000 लीटर पानी में पड़े हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो उसी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस फाइनाइट कंसंट्रेशन पे, उसी मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और बी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो आया किसके लिए है, जो आया है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के लिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके लिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्यों, सॉल्यूट कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, इन दोनों की वजह से ये कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन ये है। देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप कहते हो कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा डाइल्यूशन क्या हो सकता है, जब C टेंड्स टू 0, और C टेंड्स टू 0 होने का मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस आता है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है, और साथ में वो कांस्टेंट हो जाता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस आता है वो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और साथ साथ में अब उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप चाहे जितना पानी मिलाते जाओ, एक लिमिट के बाद पानी मिलाने से कुछ नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल होती है। तो लैम्डा एम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो ये कह क्या रहा है, जैसे जैसे इस वैल्यू को कम करते जाओगे वैसे वैसे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर पहुंचता जाएगा। भाई इसमें कुछ कम कर रहे हो तब ये बराबर आ रहा है ना, तो जैसे जैसे इसको 0 करते जाओगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती जाएगी, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो उनका कहने का मतलब है जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे इसकी वैल्यू उसके मैक्स वैल्यू के बराबर होती चली जाएगी। ये देखो, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये एम है, ये माइनस साइन है, ये सी है। तो इसका मतलब यदि मैं एक ग्राफ ड्रा करूं, यदि बच्चों एक ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा आएगा जरा बताना। देखो यहां पे है मोलर, यहां पे है मोलर कंडक्टेंस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है अंडर रूट सी कंसंट्रेशन। तो अब इस ग्राफ को देखो, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ ऐसा होगा। ये देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ ऐसा होगा, और ये जो लाइन है ये स्लोप है, और स्लोप किसको निकालना है, यदि आप देखो तो स्लोप निकालना है वैल्यू ऑफ बी, कांस्टेंट की वैल्यू को स्लोप निकालना है। ये देखो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप,
और ये जो टचिंग वैल्यू है ये क्या है, लैम्डा इन्फिनाइट। जब सी 0 के आसपास होगा तो लैम्डा की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ये क्या है, मैक्स वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, मैक्स वैल्यू। सी टेंस टू 0, लैम्डा इन्फिनाइट, लैम्डा वी टेंस टू लैम्डा इन्फिनाइट। सी टेंस टू 0, लैम्डा वी टेंस टू लैम्डा इन्फिनाइट। और लैम्डा इन्फिनाइट क्या है, उसकी मैक्स वैल्यू है। जब सी 0 की ओर जाएगा तो मैक्सिमम, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा इन्फिनाइट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा इन्फिनाइट। यस, इंटरसेप्ट लैम्डा इन्फिनाइट है, इंटरसेप्ट लैम्डा इन्फिनाइट है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, जरा गौर से ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो पहली बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम वी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। बी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी कांस्टेंट। और ग्राफ ऐसा। अब जरा देखो यार बच्चों, आप ये क्वेश्चन करो। यस, हाँ, माइनस बी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। माइनस हटा दिया है मैंने क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना भाई। ये माइनस तो m इक्वल टू बी आएगा ना। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए। सीएसडी लिख दीजिए सर, बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सीएसडी। इसके बाद सीएसडी लिखेंगे। हाँ, इसके बाद सीएसडी लिखेंगे, बस क्वेश्चन करा दे। बताओ, देखो, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl कंसंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये लैम्डा m हो गया और ये लैम्डा इनफाइनाइट हो गया respectively. The correct relation between lambda c and lambda infinite in given, whereas b is a constant, is positive. तो मैंने अभी इक्वेशन पढ़ाई है, लैम्डा v इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। तो इसकी वैल्यू इन्होंने कही है लैम्डा सी, इसकी वैल्यू इन्होंने कही है लैम्डा इन्फिनाइट। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन देख लो कहां दी है, ये दी, ये इक्वेशन देख लो कहां दी है, ये दी है। यस, ये दी, ये दी। यस, अब इसको बताओ, इसको बताओ। एन इंक्रीजिंग इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर बढ़ता है, मेनली किसकी वजह से, मेनली किसकी वजह से बढ़ता है, इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। यस, 100% आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन। नो, इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयन और आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। डिस्टेंस बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ साथ में क्या होगा, डाइल्यूशन भी होगा, साथ साथ में क्या होगा, डाइल्यूशन भी होगा, है ना, सही है ना। यस 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 यस। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैं पीछे करा चुका हूं, इसको तो मैं करा चुका हूं, ये होमवर्क दे देता हूं। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, इसको दो। अब देखो, ये भी नीट, ये भी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड अंडर रूट सी वर्सेज इज करेक्ट। अब ग्राफ Na और KCl के बीच में बना है। देखो, हमको पता है NaCl और KCl में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है, KCl।
NaCl और KCl में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है? KCl का। इसका मतलब KCl की लाइन बाहर से होगी। यहां देखो NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा है भाई। कंडक्टेंस क्या है? वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन कंडक्टेंस को शो कर रही है। अब इसी पॉइंट पे देखो KCl का इतना है और इसी पॉइंट पे NaCl का इतना है, ये देखो इतना है। तो NaCl का कंडक्टेंस इतना ज्यादा है, ये तो गलत है। हमेशा KCl का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, हमेशा KCl का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब ये देखो, यहां देखो NaCl का ज्यादा है और ज्यादा किसका, सॉरी हाँ ये सही है, NaCl का ये है, KCl का ये है, तो इतना KCl का ज्यादा है। किसी भी पॉइंट पे जाओ KCl का कंडक्टेंस ज्यादा है, किसी भी पॉइंट पे जाओ KCl का कंडक्टेंस ज्यादा है, ये ग्राफ सही है। हर पॉइंट पे KCl का कंडक्टेंस NaCl के कंडक्टेंस से ज्यादा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये गलत है। हर पॉइंट पे NaCl का ज्यादा है, हर पॉइंट पे NaCl का ज्यादा है। अब यहां तो देखो KCl का ज्यादा है, मगर यहां NaCl का ज्यादा है। और हर पॉइंट पे किसका ज्यादा होना चाहिए? KCl का। क्यों? NaCl और KCl के कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है? ये तो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पर KCl का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होना चाहिए। हर पॉइंट पे KCl का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? चंदन कह रहा है कुछ प्रॉब्लम है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्वेश्चन समझ पाए हो? अब देखो, अब चेक करो, अब सही है सब, अब सही है, अब सही है। बहुत जल्दी क्वेश्चन नीट में मिलेगा, जल्दी ही क्वेश्चन नीट में मिलेगा। अब किस साल आएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है 2026 में आ जाए, हो सकता है 2027 में आए, हो सकता है 2028 में आए, ये नहीं पता है कब आएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है, वो मुझे नहीं जानता है, ना मेरा रिश्तेदार है। मगर मुझे ये जरूर पता है कि कब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, तो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराना मेरा काम है। अब जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा लोग कहेंगे अरे इस तरह का क्वेश्चन तो कभी नीट में आया ही नहीं। अब देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा? अब इसको पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। तो 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलो, क्योंकि अब मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला मत करना, मैं क्वेश्चन बोल दूं और CHD लिख देता हूं। CHD तो क्लास बंद होने के बाद भी लिख दूंगा, है ना? जैसे क्लास बंद हो जाएगी तो CHD लिख के ही आपको PDF भेजूंगा, CHD लिख के ही PDF डाउनलोड करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं CHD लिख के ही PDF डाउनलोड करूंगा, है ना? आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं ये बता देता हूं। हाँ, होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क नीट एडवांस बुक से दे रहा हूं, अब साथ में लगाते भी चलो, साथ में बुक को करते भी जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4 वाला अभी नहीं कर सकते हो आप,
क्वेश्चन 5 कर सकते हो, क्वेश्चन 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 वाला कर सकते हो, नहीं 8 नहीं कर सकते, अभी आप 8 नहीं कर सकते, 9 कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं वो लिख रहा हूं। 10 नहीं कर सकते, 11 क्या पूछ रहा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इतना द के ए, 11 नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। 12 ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को आप करके आइए। इतने क्वेश्चन का डाटा पढ़ा दिया है, ठीक है, इतने क्वेश्चन आप बुक से करके आइएगा। हाँ, नीट एडवांस बुक से। जिनके पास नीट एडवांस बुक ना हो वो परेशान ना हो, वो डीपीपी नंबर 1 करके आएंगे। जिनके पास नीट एडवांस बुक ना हो वो डीपीपी नंबर 1, डीपीपी मैं आज अपलोड करा दूंगा, आज अपलोड करा दूंगा, ठीक है। नीट एडवांस बुक के ये क्वेश्चन और डीपीपी नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन। अब मैं आपको सीएचडी लिख देता हूं, अब मैं आपको सीएचडी लिख देता हूं। अब मैं आपको सीएचडी लिख देता हूं। सीएचडी बताओ, आज कहां से पढ़ाना शुरू किया? आज मैंने पढ़ाना शुरू किया कंडक्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू मैंने पढ़ाया क्या, कापा इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो क्या है? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, या कापा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। यूनिट क्या है कापा की? कापा की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर मैंने पढ़ाया मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। ये क्या है? कंडक्टेंस इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। फार्मूला क्या है? लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एम। यूनिट क्या है? यूनिट है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर बच्चों मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इन 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फार्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एन। ये ठीक है कि नहीं? ये इसका फार्मूला है। अब यूनिट क्या हुई? यूनिट हुई जाके साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब बात आ जाती है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। इनका रिलेशन आया लैम्डा एम इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई। जब लैम्डा एम आपको आयन का चाहिए तो एन फैक्टर भी आपको आयन का रखना है और लैम्डा ई भी आपको आयन का रखना है। जब आपको लैम्डा एम चाहिए सॉल्ट का
या एसिड का, तो एन फैक्टर भी सॉल्ट का रखना है, ई भी सॉल्ट का, मतलब जिसका एन फैक्टर, जिसका मोलर कंडक्टेंस चाहिए उसी का एन फैक्टर रखना है। फिर मैंने आपको पढ़ाई ये बात, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस increases in dilution या decrease in concentration, decreases in concentration of electrolyte, electrolyte, concentration of electrolyte। ठीक है, अब रीजन क्या दिया, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन नंबर 1, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, आयनिक मोबिलिटी increases due to increasing distance between ions, आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 CHD, रीजन नंबर 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है ये, डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। तो देखो, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस increases due to increasing of degree of dissociation, तो 2 रीजन मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी decreases on dilution या decreasing in concentration। उसके पीछे का भी मैंने रीजन दिया। रीजन क्या है? नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम decreases ठीक है, decreases due to increasing of distance between ions। ये बात बताई इसके लिए। इसके बाद मैंने बताया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन बताई, लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी।
अब इसमें क्या क्या है ये सारी बातें बताते हैं। ये देखो, तो मैंने बताया लैम्डा वी का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम इन्फिनाइट का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये देखो, सी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी क्या है, एक कांस्टेंट है जो किसके लिए आया है, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के लिए, है ना। इतनी बात ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, देखो गौर से, इसका ग्राफ बताया, ग्राफ लैम्डा एम वी अंडर रूट सी, ये ग्राफ आया। इस ग्राफ का इंटरसेप्ट लैम्डा इन्फिनाइट है, इस ग्राफ का स्लोप -b है। ये देखो, इसका मतलब c टेंस टू 0 जाएगा तो लैम्डा v की वैल्यू लैम्डा इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करेगी। ये देखो, अब मैंने बताया कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases mainly टू फैक्टर, दो फैक्टर की वजह से इंक्रीज करता है। पहला आयनिक मूवेलिटी इंक्रीजेस, दूसरा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ठीक है ना। इतनी बातें आज मैंने पढ़ाई है, सारा CHD आपको लिख दिया है रिवाइज करने के लिए। ये देखो, ठीक है। कल पढ़ाएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप लोग जाके फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर लें, ये आपको भेजूंगा। हाँ, चलो बाय बाय।